वेलकम टू ऑल टू द AS एडू क्लास। सो आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पॉलिटी के फर्स्ट टॉपिक से लेके एंड तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रिपेयर हो गया था, ठीक है, उसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम नोट डाउन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है, तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो हमारा पूरा पॉलिटी होता है वो एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं और उन रूल्स के हिसाब से हमारी जो पूरी कंट्री है वो चल रही है। ठीक है, तो उस इन रूल्स को हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या रूल्स लिखे हुए और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई। तो जो फर्स्ट लेक्चर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। ठीक है, तो उसके जो बिहाइंड हिस्ट्री होगी उस हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपकमिंग होंगे उसमें हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई, तो उसके लिए एक हिस्ट्री है। उसके पीछे सबसे पहला ईयर है 1934। इसमें कुछ ईयर्स होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लस कुछ पर्सन्स के नेम है जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए, उनको भी हमें नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले जो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहला आइडिया जो आया था कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो लगातार हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना काफ़ी ज़रूरी था। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले जो आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो एम.एन. रॉय को आया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया को प्रपोज किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, सम ग्रुप्स ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप्स होंगे, कुछ लोग होंगे, उनका एक ग्रुप होगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करेंगे, उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, ही वॉज एम.एन. रॉय। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आइडिया दिया 1934 में। उसके बाद 1935 जो था 1935 में आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने उसको डिमांड को ऑफिशियली प्रपोज किया था इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंडियंस पर राज कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के आगे इन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का टोटली कंट्रोल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो उन कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी जरूरी थी। तो उसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे एक डिमांड रखी थी कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी है ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप कर सकें, फॉर्म कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 1944 में था कि उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। उसको ऑफर को हम जानते हैं अगस्त ऑफर के नेम से। ठीक है, तो अगस्त ऑफर में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और अगस्त ऑफर भी क्या था कि उस टाइम पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो चुका था 1939 से। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियंस की हेल्प चाहिए थी अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जापान जो था वो टोटली पूरे ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को या यूएसए को अपने अंडर में ले रहा था धीरे धीरे, ब्रिटेन को। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें लग रहा था कि वो जापान के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इंडियंस की हेल्प लेने के लिए सोची। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडियंस को एक तरीके से ऑफर दिया कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे, लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे खुद से। लेकिन उस असेंबली के अंदर कुछ ब्रिटिशर्स भी होंगे और बाकी कुछ इंडियंस के भी उन्होंने रेशो रखे थे। लेकिन जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट क्यों कर दिया, बिकॉज उन्हें पता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स को ज़रूरत होती थी तो वो इंडियंस को कैरेट की तरह बुला लेते थे, मतलब कोई ऑफर देते थे छोटा सा लॉलीपॉप की तरह। ठीक है, ताकि वो मान जाए। लेकिन जब उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती थी ब्रिटिशर्स को इंडियंस की, तो वो उन्हें लात मार देते थे, बाहर निकाल देते। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने अगस्त ऑफर प्रपोज किया था। और अगस्त ऑफर में उन्होंने बताया था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे, लेकिन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, कि अगर आप वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। इसलिए आईएनसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अगस्त ऑफर को। ठीक है, उसके बाद 1946 में कि वर्ल्ड वॉर चलता रहा, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब ब्रिटिशर्स पे प्रेशर पड़ने लगा इंडियंस की तरफ से, ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इट वॉज कैबिनेट मिशन प्लान फ्रॉम ब्रिटिशर साइड। ठीक है, और उस कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने बताया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई थी विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो बना था, ठीक है, उस कैबिनेट मिशन प्लान में कुछ मेंबर्स भी होंगे। तो जो मेंबर्स उसमें से सिलेक्ट किए गए थे, तो दे वर हियर एज 296 मेंबर। 296 मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल डिवीजन से थे। प्रोविंशियल डिवीजन का मतलब क्या था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वो डिवीज़न जहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। क्योंकि इंडिया जो था उस टाइम पे डिवाइडेड था कई सारे पार्ट्स में, तो वहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था टोटली।
वहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है कि कुछ राजा महाराजा जो लोग थे हमारे इंडिया में, वो वहाँ पे अपना राज कर रहे थे। तो 93 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे हमारे उस टाइम पे इंडिया में, और जहाँ से प्रिंसली स्टेट से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, और जो प्रोविंशियल डिवीजन्स थे वहाँ से 296 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था। तो टोटल हमारे पास 389 मेंबर्स की एक असेंबली बननी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स वाले मेंबर्स थे, राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने इस असेंबली में इनकलकेट होने से मना कर दिया था कि हम इस असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन ऑल 296 मेंबर रह गए प्रोविंशियल डिवीज़न के, मतलब ब्रिटिशर्स के, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर रहे थे असेंबली की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स वाले वो वैसे ही सोच रहे थे कि हम अपने इंडिपेंडेंटली राज करेंगे, हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन यहाँ से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई। तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स हुई थी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो कुछ मीटिंग्स होना स्टार्ट हुई, ताकि उस मीटिंग्स में डिस्कस किया जा सके कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन करनी है हमें, ठीक है। तो उस मीटिंग को हम देखते हैं कि कौन कौन सी मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारी मीटिंग्स थी कि कौन कौन सी मीटिंग हुई थी, ठीक है, उनका टाइम शेड्यूल क्या था। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद में, उन्होंने अपनी मीटिंग्स गैदर करी ताकि वो डिस्कस कर सकें कि किस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मीटिंग हुई थी, दैट वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है, कि 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हेल्ड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इस पर जो प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन ही वॉज टेम्पररी प्रेसिडेंट, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ही वॉज नॉट परमानेंट। तो ये पूछ लिया जाता है कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उन फर्स्ट मीटिंग में सभी लोग गैदर हुए थे, तो वहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना था। तो पहली बार उन्होंने मीटिंग अरेंज करी थी, तो उन्होंने जो सबसे ओल्ड पर्सन थे, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, काफ़ी ओल्ड थे एज में, तो इन्हीं को उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर दिया कि इस मीटिंग को आप हेड करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था। बट ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, परमानेंटली इनको डिक्लेयर नहीं किया गया था प्रेसिडेंट, सिर्फ पहली मीटिंग के लिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है, आपको ये डेट याद रखनी है, सिर्फ फर्स्ट डेट याद रखनी है 9 दिसंबर, उसके बाकी की सारी डेट आपसे रिलेट कर पाएंगे। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, जैसे उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हेल्ड करी गई। अब दूसरी मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये वो सेकंड प्रेसिडेंट, ये भी पूछ लिया था कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, ही वॉज ऑल्सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया था, ही वॉज एच सी मुखर्जी, ठीक है। तो एच सी मुखर्जी इनको वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था उस मीटिंग में। एंड एडवाइज़र जो थे, जो एडवाइस देंगे सभी मैटर्स पे, उनको सिलेक्ट किया गया था बी एन राव को। तो 3 नेम आपको याद रखने हैं कि जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, तो ही वॉज एच सी मुखर्जी, एंड एडवाइज़र कौन था, ही वॉज बी एन राव, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुई थी, थर्ड मीटिंग हेल्ड करी गई थी जस्ट इसके 2 दिन बाद, फिर 13 दिसंबर 1946, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 2 दिन बाद, फिर तीसरी मीटिंग होती है इसके 2 दिन बाद, दैट इज़ 13 दिसंबर 1946। और थर्ड मीटिंग में क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो डिक्लेयर किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिलॉसफी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी उसके बिहाइंड फिलॉसफी क्या होगी, मतलब कौन कौन से पॉइंट होंगे जिस बेस पे हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। तो उसको डिस्कस किया गया था थर्ड पॉइंट में। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। इनका नेम भी आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द थर्ड मीटिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बननी प्रोसेस स्टार्ट हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। देन उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से डेट्स को इसको इनेक्ट किया गया था, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद उनकी 3 मीटिंग्स हो गई थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था। देन उसके बाद जो टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, दैट वाज 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल फ्रांस में कोई अच्छा पॉइंट है
तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट कर लिया गया। तो अलग अलग पॉइंट है, वो सब अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ से लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखनी है, कहीं पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months और 18 days का टाइम लगा था। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, दैन 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, फॉर्मली इसको अडॉप्ट करके इनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 इस डेट को उसे अडॉप्ट करके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, फॉर्मली उस पर सभी ने साइन कर दिए थे। ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे, और उसको उससे इनेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे इसके जो 26 नवंबर से लागू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे थे जिनको बाद में 26 जनवरी को उससे कम्प्लीटली फॉलो किया गया था, कम्प्लीटली लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट तो 26 नवंबर के बाद में 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस डे में क्या होता है, इस डे पे हमारा नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग जो था इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। जो भी हम नेशनल एंथम यूज़ करते हैं, नेशनल सॉन्ग है हमारे कंट्री का, उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो हमारे इंडिया थे उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उनको सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन उनको फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो कि हिस्ट्री में पूछा जाता है। उसके बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। इट वॉज केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आपको दो डेट्स याद रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया था। तो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और कम्प्लीटली उसको कब लागू किया गया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, इसका भी एक रीज़न था कि हमारा जो लाहौर सेशन हुआ था उसको हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता देते हैं उसकी, कि लाहौर सेशन में 26 जनवरी, ठीक है, 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए इसको हमने 26 जनवरी को एज अ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के लिए या फिर कम्प्लीटली उसको एनफोर्स करने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया था, दैट वाज 26 जनवरी 1930। तो इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कम्प्लीटली उसको एनफोर्स कर दिया था, और इसीलिए 26 जनवरी को हम एज अ रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर्स होंगे, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो कौन कौन से पॉइंट हैं हमने कौन से कंट्री से अडॉप्ट किए गए तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग है आपको पसंद आई होगी। दैन लाइक द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द बटन so that you get the upcoming notification of our video. Thank you.